नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के माध्यम से डॉक्टर पंकज साहिल आपकी सेवा में हाजिर हूं। कक्षा 10वीं के छात्रों की जो सीरीज हम हिंदी की चला रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज की कविता है तोप। वीरेन डंगवाल जी की लिखी हुई है कविता। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी 4 कालों में बटी हुई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो डंगवाल जी आधुनिक काल के ही एक कवि हैं। और उसकी ट्रिक भी बताई थी, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो देख करके, जो बर्थ ईयर है उसको देख करके आप बता सकते हैं। बार बार बताना ठीक नहीं लग रहा कि जो जो ईयर थे उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं, 1050 से 1375 तक का जो पीरियड है बेटा, उसको हम आदिकाल बोलते हैं। 1375 1375 टू 1700 1700 तक का जो पीरियड है वो भक्ति काल है। 1700 से 1900 तक रीति काल है। 1900 से अब तक आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल के अंतर्गत ही बहुत सारे काल जो हैं वो छोटे छोटे पीरियड्स आए थे। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, आधुनिक कविता, द्विवेदी युग, ये सब चीजें इसके अंतर्गत थी। इतना बताने की जरूरत नहीं है, पर आप बस ये देख करके इसका जो प्रत्येक कवि है उसका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है उसको देख करके पता लगा सकते हैं कि ये कौन से काल के कवि हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया था। तो आज की सीरीज में जो हम लेकर के आए हैं इसी श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए, तो ये कविता इंपॉर्टेंट है ही है। क्योंकि जिन्होंने बोर्ड परीक्षाएं देनी है तो वो आसानी से तैयारी कर सकते हैं इसके माध्यम से। लेकिन इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, हिंदी उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा खासा स्थान रखती है हिंदी। तो उसके अंतर्गत भी बहुत काम आएगी आपकी ये वीडियो। तो आप देखते रहिए, चलते हैं आगे। तो आज की कविता है वीरेन डंगवाल जी ने लिखी है। और वीरेन जी के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं। 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में जन्मे वीरेन डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि 2015 में ही इनकी डेथ हुई है। समाज के साधारण जन और हास्य पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशिष्टता मानी जाती है। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीजों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। वीरेन के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं वो ये याद रख सकते हैं कि वीरेन जी को कौन कौन से पुरस्कार दिए हुए हैं। तो 2 कविता संग्रह इनके आए हैं इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा, ये प्रकाशित हुए हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार हिंदी साहित्य का बड़ा पुरस्कार है जो इनको दिया गया। दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, वो भी इन्हें दिया गया। और के अलावा इन्हें कई अन्य भी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वीरेन डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। इन्होंने ट्रांसलेट भी बहुत अच्छा किया हिंदी में कई कवियों का। और 28 सितंबर 2015 को इनका देहावसान हुआ। देहावसान मतलब इनकी देह जो थी वो, उसका अंत हुआ शरीर का, और इनकी मृत्यु हुई। तो इनकी जो कविता है वो है, इसका पाठ प्रवेश पढ़ते हैं कि क्या है। प्रतीक और धरोहर 2 किस्म की हुआ करती है। जी, प्रतीक तो मतलब किसी चीज को सिंबल, किसी चीज के प्रतीक के रूप में सिंबलाइज करना या सिंबल के माध्यम से दिखाना। और धरोहर क्या है? हेरिटेज, जो हमारे पूर्वजों से, जो हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए, हमारे दादू से हमारे पापा को मिली, पापा की जो संपत्ति है वो हमारी होगी, हमारी हमारे बच्चों की होगी, इसको बोलते हैं धरोहर। अब वो जरूरी नहीं कि पैसा ही हो, घर भी है उसके अंदर, और जो खेत हैं या कागजात हैं या कुछ भी है, वो सब धरोहर हैं। फोटोग्राफ्स जो उनके जमाने के हैं वो भी अगर हमारे पास हैं तो वो भी धरोहर है। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है। यानी देश की भी धरोहरें हैं, देश के भी प्रतीक हैं, जिन्हें देख करके हमें भान होता है, हमें यह एहसास होता है कि हमारी प्राचीन उपलब्धियां, पहले की जो अचीवमेंट्स थी वो क्या क्या थी। और दूसरी वे जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, आखिर उन्होंने कौन सी गलती कर दी थी। ऐसी भी धरोहर है, ऐसे भी प्रतीक चिन्ह है कि हमारे बड़ों ने भी गलती की। गलती तो इंसान से होती ही रहती है, लेकिन वो भी चीजें हैं जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों का दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा। और मतलब ऐसी चूक हमारे बड़ों ने कर दी कई बार कि जिसकी वजह से देश की कई पीढ़ियां बहुत दुख में रही।
खास करके अंग्रेजों को 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत आए तो वो तो पहले घूमने फिरने के माध्यम से आए, फिर उन्होंने व्यापार करने के माध्यम से अपने पैरों को यहाँ जमा लिया। फिर देखा उन्होंने कि भारतीय तो वैसे ही आधे ऐसी हैं, इनको जैसे मर्जी इन पे काबू किया जा सकता है, तो इन्होंने काम धंधे के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी कलकत्ता के अंदर और यहीं बस गए। 200 सवा 200 सालों तक राज किया। 1947 में भारत आजाद हुआ। तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने हमारे ऊपर, मतलब छोटी सी हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी चूक हो गई थी, जिन्होंने अंग्रेजों के यहाँ पांव पसारने दिए। चाहते तो उनको नहीं करने देते, तो अंग्रेज शायद इतना लंबा पीरियड हमारे यहाँ नहीं गुजार पाते। खैर, और जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख, बहुत घना दुख, दारुण मतलब बहुत घना दुख झेलना पड़ा, दमन झेलना पड़ा, यानी कि उन्होंने हम पर अत्याचार किया, हमें गुलाम बनाकर रखा। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। ये मैंने आपको बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत ही तो किया था, लेकिन कराते करते कराते वह हमारे शासक बन बैठी। भारत ने सिर्फ स्वागत किया था, स्वागत करते कराते में उन्होंने, वो हमारी शासक बन गई। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपे भी तैयार करवाई, कुछ बाग भी बनवाए जैसे कंपनी बाग वगैरह, और कुछ तोपे भी तैयार करवा दी। उन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। उन तोपों ने ही, हमारी भारतीयों में से कुछ देश के जाबाज ऐसे थे जिन्होंने भारत को आजाद करने का बीड़ा उठाया था, और वो तोपें इतनी खतरनाक थी, उन्होंने ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, यानी कि नस्ते नाबूद कर दिया, अंग्रेजों को भगा दिया गया, तोप को निस्तेज कर दिया। यानी तोप जो इतना भड़कने वाली चीज थी, और उसको भी शांत कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहां पांव ना जमाने पाए जिसके इरादे नेक ना हो। आज हम मजबूत हो जाएं। अगर हम इन चीजों को देख करके भी नहीं समझे ना, नहीं संभले, तो अब कोई माई का लाल ऐसा नहीं है, ना कोई सुभाष चंद्र बोस है, ना कोई महात्मा गांधी है कि जो हमें आजाद कर पाए। तो इसलिए कोई आजादी अगर हमारी छिन गई ना, हम एक बार गुलाम बन गए, पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते करते वेस्टर्न कल्चर को हमने अपने ऊपर इतना 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 हावी कर लिया कि हमारा सब कुछ बेकार होता जा रहा है, हम सब कुछ छूटता जा रहा है, हमसे पीछे छूट गया सब कुछ। और जिसकी वजह से हम ऐसे उनके अनुगामी बनते जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जाते जा रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति है वो कहीं खोती जा रही है। तो आप कीजिए अनुसरण, अपनाइए, लेकिन अपनी संस्कृति को ना भूलिए। हमारी भारतीय संस्कृति अक्षुण है, अडिग है, अखंड है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब घर के भेदी लंका ढाएंगे, जब भारत के अपने ही बच्चे, भारत माता के अपने ही बच्चे उसके दामन पर दाग लगाएंगे, तो बेटा आप लोग सोचेंगे कोई कैसे संभाल सकता है, बाहर वालों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो और फिर तो ऐसी कोई कंपनी यहां ना आए जिसके पांव यहां जम पाए, जिसके इरादे नेक ना हो, या फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। कोई संग्राम हो आजादी का, जो इतने फ्रीडम फाइटर्स हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे करके अपने प्राणों की आहुति दे दी, मर गए, कट गए सर, लेकिन फिर भी भारत को आजाद तो कराया, और उस आजादी को हम खत्म करवाने पे लगे हुए हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। तो अब देखते हैं क्या है। कविता का शीर्षक है तोप। तो अंग्रेजों ने जो तोपें बनवाई थी, बनवाई भी भारतीयों से ही थी, और उन तोपों को नस्ते नाबूद यानी खत्म तो कर दिया भारतीयों ने। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो आज कवि मतलब जो वीरेंद्र डंगवाल है, जब ये कविता की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि कंपनी बाग के मुहाने पर एक तोप रखी गई है जो अंग्रेजों के जमाने की है। 1857 की तोप है। 1857 के रिवोल्ट में ये काम आई थी, क्रांति में ये काम आई थी। इसकी होती है बड़ी संभाल, इसको बड़ा संभाल सुमूल के रखा जाता है, बड़ा ध्यान रखा जाता है इसका। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, जैसे विरासत में मिला हुआ जो कंपनी बाग है, जो अंग्रेजों ने हमें दिया, अंग्रेजों ने बनवाया था उसको, वो जो हमें मिल गया, आज हम है तो हमारे भारत के अंदर ही ना, तो वो हमें विरासत की भांति लगता है, जैसे कि हमारे पास एक हेरिटेज के रूप में है, हम उसको बड़ा संभालते हैं। ऐसे ही जो कंपनी बाग के मुहाने पर जो तोप रखी है, मुहाना मतलब गेट, उस गेट के ऊपर जो तोप रखी हुई है, उस तोप की भी बड़ी संभाल होती है। वो भी साल में 2 बार चमकाई जाती है। अब इस कविता में ये मेंशन नहीं है कि वो कब चमकाई जाती है, बस सिर्फ इतना मेंशन है 2 बार। पर मैं आपको बता रहा हूं वो 2 बार कौन सी होती हैं। भारत के 2 राष्ट्रीय मुख्य त्योहार जो हैं, एक गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, और दूसरा स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, जिस दिन भारत आजाद हुआ था। उस दिन जब कंपनी बाग को तो खैर चमकाया ही जाता है, उसके साथ साथ इस तोप को भी चमकाया जाता है। तो तब तब इसकी संभाल की जाती है। सुबह शाम
सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी मतलब टूरिस्ट, घूमने आने वाले, जो देखने के लिए आते हैं, पर्यटक। सुबह शाम कंपनी बाग में बहुत सारे लोग, बहुत सारे पर्यटक जो हैं वो देखने के लिए आते हैं। और उन्हें बताती है ये तोप, क्या बताती है, कि मैं थी बड़ी जबर, जबर मतलब बड़ी पावरफुल, जिसके अंदर बहुत शक्ति, सर्वशक्तिमान। मैं बड़ी जमाने में अपने, मतलब मेरा जमाना भी था एक बार, तो मैं बड़ी जबर थी, बड़ी बहादुर थी, बड़ी पावरफुल थी। और मैंने उड़ा दिए थे अच्छे अच्छे शूरमाओं के धज्जे, अच्छे अच्छे शूरमाओं के, भारतीयों के धज्जे चीथड़े उड़ा दिए थे मैंने, मार डाला था उन्हें, उनके नाम निशान भी खत्म कर दिए थे मैंने। देखिए तोप क्या कह रही है, कवि की लेखनी तोप के बहाने से बोल रही है। तोप के, तो तोप क्या कह रही है कि मैं बड़ी जबर थी। अब तो खैर कंपनी बाग में जो सैलानी आते हैं वो मुझे देखने के लिए आते हैं, पर तोप उनसे क्या कहती है कि मैं बड़ी जबर थी, बड़ी पावरफुल थी, एक समय मेरा भी था, और जिसमें मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे, जिनको सांस तक भी लेने नहीं दिया था, चीथड़े कर दिए थे अपने जमाने में उनके। अब तो बहरहाल, बहरहाल मतलब फिलहाल, कि अब तो फिलहाल छोटे लड़कों की, अब किस काम आ रही है वो तोप, कि छोटे लड़कों की घुड़सवारी के काम आती है। बच्चे आ जाते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, घोड़ा बना करके उसका, और अगर ये फारिग हो, फारिग मतलब फ्री, अगर बच्चों से फ्री होती है तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। उसके ऊपर आकर के कुछ चिड़ियाएं बैठ जाती हैं, गोरैया, जो गपशप करती हैं, चींची चींची करती है और आपस में बात करती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खास करके गोरैया कभी कभी शैतानी करते हुए, चींची चींची करते हुए, और इनके अंदर ही घुस जाती हैं, तोप के अंदर ही घुस जाती हैं, फिर निकल जाती हैं। और ये बताती हैं, वे बताती हैं, क्या बताती हैं, जो गोरैया हैं वो क्या बताती हैं, कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, भाई तोप कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। एक दिन ऐसा आता है कि जब उसका मुंह बंद हो गया, यानी कि वो खत्म हो गया। यानी कोई अपने जमाने में कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। चाहे सजीव वस्तु हो, इंसान का भी अंत निश्चित होता है, चाहे निर्जीव वस्तु हो, यानी कि वस्तुएं भी हमेशा संभाल करके नहीं रखी जाती, एक टाइम पीरियड होता है सब चीजों का, उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म भी होती चली जाती हैं। तो ये तोप ने उड़ाया भी अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए, बड़ी जबर थी, लेकिन अपने आप ही अब इसका अंत हो गया। और अब तो इसको या तो चिड़ियाएं आकर के इसमें गपशप करती हैं, गोरैया, या फिर बच्चे इस पर खेलते हैं। टूरिस्ट जो पर्यटक होते हैं, जो सैलानी होते हैं, घूमने आने वाले, केवल उनके देखने के काम आती है। तो मनोरंजन की एक वस्तु बन करके रह गई है वो तोप, जिसने सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में उड़ा दिए थे। तो वीरेंद्र डंगवाल जी ने हमें हमारे पास्ट की याद दिलवाई है, हमारे अतीत की याद दिलवाई है, और ये भी बताया है कि कोई कितना भी बड़ा अत्याचारी क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसका अंत हो ही जाता है। तो इस पाठ के जो प्रश्न है बेटा, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है, क्योंकि वो विरासत में मिली है ना, वो प्रतीक होती हैं, वो निशानी होती है हमारे बड़ों की, कि उन्होंने हमें, या तो वो उनके अच्छे कामों की याद दिलाती हैं, या फिर उनकी चूक जो रह गई उसकी याद दिलाती हैं, जिसके कारण हमने दारुण दुख सहे। इस कविता में आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है, तोप के विषय में जानकारी मिलती है कि आज तो वो कंपनी बाग के मुहाने पे रखी है 1857 के विद्रोह में, जिसका प्रयोग किया गया था, लेकिन वो बड़ी जबर भी थी। अपने जमाने में उसने अच्छे अच्छे शूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे। पर आज वो या तो बच्चों के घुड़सवारी के काम आती है, छोटे बच्चों के, लड़कों की, और या फिर चिड़ियाओं की गपशप के काम आती है, खास करके गोरैया चिड़ियाओं के। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है, कंपनी बाग में रखी तोप यह सीख देती है कि कोई कितना भी जबर क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसका मुंह बंद हो ही जाता है। कविता में तोप को दो बार चमकाने की बात की गई है, ये दो अवसर कौन से हैं, कविता में वाकई दो बार चमकाने की बात की गई है, और वो दो बार है राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। कविता में निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। अब तो बहरहाल, बहरहाल फिलहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो जाए, कंपनी बाग के मुहाने पर रखी हुई तोप, तो उसके ऊपर बैठ करके चिड़िया ही गपशप करती हैं आकर के। यानी केवल जो तोप इतनी जबर थी, जिसने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में उड़ा दिए थे, आज वो तोप केवल देखने के काम आती है, सैलानियों को आकर्षक करती है अपनी तरफ। कोई देखता भी है, कोई नहीं भी देखता, सीधा निकल जाता है। तो उसका कोई औचित्य नहीं है आज के समय में, चाहिए अपने समय में उसने कितना ही बड़े खास काम किए हों, बड़े लोगों को उड़ा दिया हो, लेकिन आज वो यूजलेस है, उसका कोई यूज नहीं है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, कौन बताती है, गोरैया चिड़िया जब गपशप करते हुए उसके अंदर घुस जाती हैं, तो वो बाहर निकल करके कई बारी बताती हैं कि कोई कितनी भी बड़ी हो ना तोप, एक दिन तो उसका मुंह बंद हो ही जाता है। ऐसे कोई कितनी ही कोशिश कर ले, मुंह उसका बंद होता है, यानी कि उसको एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे,
यानी तोप कहती है कि मैं इतनी जबर थी, इतनी पावरफुल थी, इतनी शक्तिशाली थी, सर्वशक्तिमान थी कि मैंने अच्छे अच्छे शूरमाओं के धज्जे उस जमाने में उड़ा दिए थे, खत्म कर दिया था, चीथड़े उड़ा दिए थे। और आज देख लो ना मेरा क्या हाल है। कविता में पता चल रहा है हमें। कवि ने इस कविता में शब्दों का सटीक और बेहतरीन प्रयोग किया है। इसकी एक पंक्ति देखिए, धर गई है, धर रखी गई है, यह 1857 की तोप। धर शब्द देशज है, हमारे देशज शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर अपने ही देश में बना हुआ शब्द। और कवि ने इसका कई अर्थों में प्रयोग किया है, रखना, धरोहर और संचय के रूप में। हाँ किया है। तोप शीर्षक कविता का भाव समझते हुए इसका गद्य में रूपांतरण कीजिए। हाँ जी, तोप के बारे में, तोप की जीवनी या तोप के विषय में आप लिख सकते हैं। गद्य होता है कॉम्प्रिहेंशन टाइप से। ठीक है, ये तो कविता थी। कविता रचना योग्यता विस्तार के अंतर्गत प्रश्न है। कविता रचना करते समय उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए और उनका सही स्थान पर प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। कविता लिखने का प्रयास कीजिए और उसे समझिए। तो आप कुछ शब्दों को लेकर के इसमें से अपनी कविता भी बना सकते हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और घनी आबादी वाली जगहों के आसपास पार्कों का होना क्यों जरूरी है, कक्षा में परिचर्चा कीजिए। क्यों जरूरी है तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए? तो प्रकृति तो चाहिए ना, अगर प्रकृति नहीं होगी तो वैसे ही हम सब खत्म करते जा रहे हैं, धीरे धीरे मनुष्य का भी पतन निश्चित हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा संबंधी पुस्तक को पुस्तकालय से प्राप्त कीजिए और पढ़कर कक्षा में सुनाइए। तो ये परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क है, आपके टीचर आपको कराएंगे। शब्दार्थ है बेटा, मुहाने का मतलब होता है प्रवेश द्वार, मैंने आपको बताया। धर रखी गई, धर रखी यानी रखी गई है। संभाल मतलब देखभाल, केयर। विरासत पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं, यानी कि पहले की जो पीढ़ियां, जो हमारे बुजुर्ग चले गए, उनसे प्राप्त वस्तुओं को हम विरासत बोलते हैं। सैलानी, टूरिस्ट, दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री, घूमने के लिए जो आते हैं। शूरमा या शूरमाओं का मतलब है वीर, मैं बड़ी वीर थी, मैंने उड़ा दिए थे अच्छे अच्छे शूरमाओं के धज्जे, यानी कि मैं थी बड़ी जबर, जबर मतलब पावरफुल। धज्जे मतलब चीथड़े, चीथड़े कर देना, जैसे मैंने आपको बताया। फारिग मतलब मुक्त, खाली। अगर लड़कों की घुड़सवारी से फारिग हो, फ्री हो, तो चिड़ियाओं के काम आ जाती है। कंपनी बाग, गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बनवाए गए बाग बगीचों में से कानपुर में बनवाया गया एक बाग। जो भारत गुलाम था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जगह जगह बाग बगीचे ही बनवाए थे भारत में, तो वहां कानपुर में एक बाग बगीचा बनवाया गया था जिसको कंपनी बाग बोला जाता है। और उसी के मुहाने पर, उसी के गेट पर, मुहाना मतलब प्रवेश द्वार पर, जो उसका एंट्री गेट है, उसी पर ही वह तोप रखी गई है, जिसकी चर्चा यहाँ पर डंगवाल जी ने अपनी कविता के माध्यम से की है और हमने आपको बताया है। तो आशा करता हूं कि ये कविता आपको समझ आ गई होगी। फिर भी यदि कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, और कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट पोयम थी और कविता थी, और इस कविता के माध्यम से आप अपनी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, तो आप उसके उत्तर आराम से दे सकते हैं, मुझे इतना विश्वास है। अब आप देख लीजिए, आप इन वीडियो को बार बार सुनिए और याद कीजिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको पाठों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप इन वीडियोस को सुन लेंगे तो आज्ञा दीजिए, कल फिर कुछ नया लेकर के आऊंगा आपकी सेवा में, और फिर हिंदी के विषय में कुछ नया जानेंगे। 10वीं के विद्यार्थियों के लिए तो इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए भी, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगी। ऐसी मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मैं कल आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा इसी सीरीज के अंतर्गत, इसी श्रृंखला के अंतर्गत कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी सीखो विद पंकज सर। बाय।